Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Naveen Study of Groups. Let us start with our new topic from the chapter Agriculture. प्यारे बच्चों, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। जैसा कि हम हर एक चैप्टर के लास्ट में केमिस्ट्री के वीडियो लेके आते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा जिसमें हम आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके द्वारा हमारे कुछ कंसेप्ट हैं वो रिवीजन भी हो जाएगा और वो सारे के सारे आपके क्लियर भी हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके सॉरी, ये आपके टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से रिलेटेड है लेकिन ये नहीं, हम एमसीक्यू करने वाले हैं बेटा। हम एमसीक्यू को करेंगे, एक मिनट रुकिए आप। हम एक बार एमसीक्यू ऊपर चले जाते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था। 1 मिनट। कि हमारा भूदान ग्रामदान और ये इससे रिलेटेड ये हमारी लास्ट क्लास में हो चुका है। तो इस क्लास में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमसीक्यूज। ओके, दे आर द अपने एमसीक्यू, ये है हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू आपका, इन डैश टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इन डैश टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया पर एक सिंगल क्रॉप के टॉप पे बहुत सारे पेड़ों को उगा दिया जाता है। तो ऐसी देखो, इंटेंसिव जो टाइप की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस होती है, परमिटिव होती है। इन सब की टाइप की फार्मिंग में बेटा एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में नहीं उगाया जाता, ये स्मॉल एरिया पर भी उगाई जा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने टी की फार्मिंग में आपको बताया था जो कि एक प्लांटेशन क्रॉप होती है और वो एक कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप होती है, इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो हमने टी में पढ़ा था कि एक लार्ज एरिया के ऊपर एक बिल्कुल सेम टाइप की क्रॉप को हम उगा देते हैं। दैट टाइप की फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, जिसको कहाँ पे उगा दिया जाता है? कि लार्ज एरिया में उगा दिया जाता है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव और सब्सिस्टेंस मैंने आपको बताया था। इंटेंसिव तो एक टाइप ऑफ क्रॉप होती है जिसमें सिंगल क्रॉप ना इसको स्मॉल एरिया पे भी उगाया जा सकता है। लेकिन प्लांटेशन को ऐसा नहीं होता कि आप छोटे से एरिया में, प्लांटेशन में एक छोटे से एरिया पे आप उस सिंगल टाइप को उगा दोगे, उसके लिए आपको बहुत ही लार्ज एरिया चाहिए। दैट्स वाई जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है और इनमें बहुत ज्यादा पैसा आपका खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, in the main characteristics of dash farming is the use of higher dose of modern inputs। देखो, आप क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज करते हैं मॉडर्न इनपुट्स का? नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है। क्या आप प्लांटेशन में करते हैं मॉडर्न इनपुट्स का? नहीं। ये हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स की बात हो रही है। प्लांटेशन भी क्या होती है? लेबर इंटेंसिव होती है। सब्सिस्टेंस क्या होती है? तो बिल्कुल परमिटिव होती है। एक्सटेंसिव का तो कोई मतलब ही बनता। कौन सी फार्मिंग होती है बेटा? वो कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें इज द यूज होता हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में, जिसमें आपका फर्टिलाइजर भी यूज होता है, मॉडर्न मशीन्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमर्शियल फार्मिंग होगा। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। Through the right of the inheritance leading to division of the land among successive generation has rendered land holding size। देखिए क्या बोल रहा है, थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियोस में। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई जमीन एक पिता की है और उसकी मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द लैंड बिलोंग्स टू द सन, दैट इज नोन एज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। उसको हम राइट ऑफ इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर लैंड होल्डिंग साइज। ये क्या होता है बेटा? हमारा हिन अनइकोनॉमिकल हो जाता है। वो क्या हो जाता है बेटा? अनइकोन होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल हो जाता है, जब किससे? राइट ऑफ इनहेरिटेंस से आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। बेटा जो एक क्वेश्चन मैं आपके करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी एक कॉपी पेन पे इनके आंसर लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आप भी सारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। और एट लास्ट जब भी ये 5 क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके बाद मैं इनके आंसर आपके सामने रिवील करूंगा कि इन सब के आंसर क्या क्या है, और मैं साथ साथ में भी आपको बता रहा हूँ। डैश टाइप ऑफ फार्मिंग
इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। कौन सी है? देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग बताई थी, जिसमें क्या होता है बिल्कुल वो हो के द्वारा और वो डिगर के द्वारा डैगर के द्वारा की जाती है, वो बिल्कुल ही कौन सी होती है, परमिटिव होती है। लेकिन एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस, उससे अगला टॉपिक जो आया था वो जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन के एरिया पे होती है और प्रेशर किसके ऊपर ज्यादा होता है बेटा, लैंड के ऊपर होता है, और ये बिल्कुल लेबर इंटेंसिव होती है। ये क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है। ये कौन सी फार्मिंग होगी बेटा आपकी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द परमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो परमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होती है, जहाँ पे जो हमारी कल्टीवेशन जो हमारी होती है, क्या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम इसको बोलते हैं पोडू। क्या बोलते हैं बेटा, पोडू बोलते हैं। और जो ये वाल्टर वेलर, ये कहाँ पे बोलते हैं बेटा, ये हम राजस्थान साइड में बोलते हैं। तो इसका असली आंसर क्या होगा बेटा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, झूम बोलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने पोडू तो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश साइड बोलते हैं बेटा पोडू। तो झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं बेटा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। जैसे फोर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। और लैंड होल्डिंग साइज क्या होते हैं, अनइकोनॉमिकल होते हैं। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, जहाँ पे हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, दैट इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। और एक सिंगल क्रॉप जो ग्रोन की जाती है वो, देखो जो नीचे फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया, वाल्टर और वेलर कहाँ पे बोला जाता है बेटा, ये आपका बोला जाता है राजस्थान साइड्स में। और पोडू कहाँ पे बोला जाता है बेटा, ये बोला जाता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, इसमें प्लांटेशन आपकी आई, कमर्शियल के बारे में आपने पढ़ा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस में अनइकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग साइज होता है, और जो आपकी इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग होती है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है बेटा, हाई प्रेशर होता है जहाँ पे पॉपुलेशन का मांग की जाती है। और नॉर्थ इन स्टेट में क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम झूमिंग बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डैश आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल के लिए। मेजर सोर्स क्या होता है बेटा, आपको देखो ये तो हमें पता ही है बिल्कुल, ये तो हमें बिल्कुल पता ही था बेटा। जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, देखो वीट है, राइस है, मेज है। मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ, पल्सीज होता है। क्या होता है बेटा, वो पल्सीज होता है। और जो डैश इज ए क्रॉप यूज्ड फॉर फूड एंड फोडर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम मेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो हमारी क्रॉप होती है जो फूड एंड फोडर दोनों में इस्तेमाल होती है, वो कौन सी होती है, मक्का होती है। क्योंकि देखो मक्का जब तक कच्चा रहता है, जब तक तो हम इसको फोडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मेज हमारा ये कच्चा नहीं रहता और इसके ऊपर ये पक जाने के बाद ऊपर जिसको हम भुट्टा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो आ जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसको हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, हम उसको मेज बोलते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एट्थ क्वेश्चन है आपका, डैश ग्रोज वेल ऑन सैंडी सोयल। किसमें ग्रो होती है बेटा, वो सैंडी सोयल में, सैलो ब्लैक सोयल में उगता है बेटा। उसका नाम क्या, देखो मेज नहीं होता, राइस नहीं होता, वेल एंड सैंडी एंड सैलो ब्लैक सोयल में जो उगता है बेटा, ये कौन सा होता है, हमारा बाजरा होता है। हमारा कौन सी फसल होती है जो सैंडी सोयल में, और हमारी जो कौन सी है सैलो ब्लैक सोयल में उगता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं बाजरा। हमारी कौन सी क्रॉप होती है, वो बाजरा होती है। ज्वार बाजरा दैग्यार इंपोर्टेंट मिलेट्स क्रॉप है बेटा। ये कौन सी क्रॉप होती है बेटा, इनको हम बोलते हैं मिलेट। देखो कैश क्रॉप्स नहीं आएंगी, पल्सीज में नहीं आती है, फाइबर फाइबर, ये तो वैसे भी स्पेलिंग गलत है, ये फिबर नहीं, यहाँ पे फाइबर होना चाहिए था, फाइबर क्रॉप नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, मिलेट्स क्रॉप में आती है। देखो व्हीट इज ग्रोन इन, देखो ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, गंगा सतलुज जो प्लेन है बेटा, वहाँ पे जो प्लेन है उसमें किसकी ग्रोन होती है बेटा, इन द नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन में हमेशा किसका उत्पादन किया जाता है, व्हीट का उत्पादन किया जाता है, जो भी कहाँ पे है बेटा, हमारा गंगा सतलुज प्लेन है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पल्सिस हमारा क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ क्या होती है, प्रोटीन होती है। हमारा क्या होती है, हमारा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। और जो हमारी मेज है वो एक क्रॉप है विच इज यूज्ड एज फूड एंड फोडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बाजरा ग्रोज वेल किस पे करता है, सैंडी सोइल, और किसमें किसमें का होता है बेटा, हमारा ब्लैक सोइल में बिल्कुल आराम से। ज्वार बाजरा एंड रागी जो है हमारा बेटा, ये किस में इस्तेमाल, किस में आता है बेटा, ये हमारा आता है मिलेट्स क्रॉप में आता है बेटा, किस में आता है, मिलेट्स क्रॉप में आता है।
10th हमारा क्या था, wheat is grown in the गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सोइल रीजन ऑफ डेक्कन, इसमें इसको उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज ए लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेज मटेरियल फॉर नायलॉन। देखो लूजिंग मार्केट कौन सी थी हमारी, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जूट होती है, देखो हेम्प है, मैस्ता कॉटन, इसमें से आपको अलग से पता लग जाएगा जूट, विच इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। वो सिंथेटिक फाइबर और पैकेज मटेरियल में नायलॉन के सामने क्या होता है बेटा, लूजिंग मार्केट है, क्योंकि जूट का एक लेबर को मिलाकर ये सारा सब कुछ देखने के बाद जूट महंगा पड़ता है किसके मुकाबले में बेटा, नायलॉन के मुकाबले में। इसलिए जो पैकिंग वगैरह हो जाती है वो सारी हमारी सिंथेटिक मटेरियल से हो जाती है, दैट इज नोन एज नायलॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नायलॉन बोलते हैं। तो इस सबसे 11th का आंसर क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। जूट इज लूजिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन के आगे, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। और सेकंड का 12th का आंसर भी क्या होगा बेटा, ए ही होगा, क्योंकि मैंने 11th क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि जूट को ही क्या बोला जाता है बेटा, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जूट इज आल्सो नोन एज ए गोल्डन फाइबर, उसको क्या बोला जाता है, हमें गोल्डन फाइबर बोलते हैं। rearing silkworm for the production of silk fiber is known as, ये भी हमारी वीडियो में आया था बेटा, कि जब हम क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म को रियर करते हैं, पालते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर, इट इज नोन एज सेरीकल्चर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सेरीकल्चर बोलते हैं। Dash is an equatorial crop, but under special condition, it is grown in tropical and subtropical areas. ये क्या बोल रहे हैं बेटा, कि हमारे एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में दोनों में उगाया जाता है, दैट इज नोन एज रबर, उसको हम क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं। द डैश वैरायटी ऑफ कॉफी, ये तो हमें पता होना चाहिए बेटा, हमने स्पेशल बताया था आपको। देखो बाबा बुदन की तो पहाड़ियां थी, जहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया है, जहाँ पे ये हमारी कौन सी थी, अरेबिका नाम की थी, जो कौन सी थी बेटा, हमारी कॉफी थी। बाबा बुदन की तो पहाड़ियों पर इसको पहले उगाया जाता था, लेकिन अब कहाँ पे उगाया जाता है, यहाँ से ये भी आपको लर्न होना चाहिए। टुडे द कॉफी इज ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये हमारी कहाँ पे, जो कि हमारी नीलगिरी की हैं पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटका की हैं, केरला की हैं, और कहाँ की हैं बेटा, हमारी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे किसकी खेती होती है बेटा, हमारी कॉफी खेती होती है। और किस किस वैरायटी की कॉफी को उगाया जाता है बेटा, दैट इज अरेबिका वैरायटी की कॉफी को वहाँ पे उगाया जाता है। तो एक बार इनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले का आंसर क्या है बेटा, जूट इज लूजिंग मार्केट है, जो कि सिंथेटिक फाइबर के मुकाबले में एंड पैकिंग मटेरियल के मुकाबले में किसके सामने बेटा, नायलॉन के सामने। डैश इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट को ही क्या जाना जाता है बेटा, हमारा गोल्डन फाइबर जाना जाता है। और आगे क्या है, रियरिंग सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेरीकल्चर बोलते हैं। रियरिंग सिल्क वर्म की प्रोडक्शन के लिए सिल्क फाइबर को जो हम रियरिंग करते हैं, सिल्क वर्म को रियर करते हैं, इसको हमको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोला जाता है। और रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप है, कैसी है, इक्वेटोरियल, एंड द स्पेशल कंडीशन में इसको कहाँ पे ग्रोन किया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। और पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रॉपिकल एरियाज और सब ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में बताया था कि ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं। नेक्स्ट ये बताया था मैंने, अरेबिका है, जो कहाँ से लाई गई थी कॉफी की वैरायटी, जो हम कहाँ से लेके आए थे बेटा, यमन से लेके आए थे, दैट इज द अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी, जिसको उगाया जाता है, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कहाँ पे उगाया जाता है बेटा, हमारी कंट्री में उगाया जाता है। कौन सी होती है बेटा, वो अरेबिका होती है, अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी होती है, जिसको हम यमन से, जिसको हम लेके आए थे। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। National Food Security System. National Food Security System consists of two components that include maintaining buffer stock and providing modern machine and farm. नहीं, National Food Security System जो है बेटा, उसके दो components हैं, that include maintaining buffer stock and providing modern machine and farm. नहीं, ये providing modern machine और farmer provide नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही, इनकी तो लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रही है। Consolidating land holding, ये हमारा एक रिफॉर्म आया था, but that is not under the national food security system, because under the national food security system it has two components, that is buffer stock and PDS. Now what is the full form
फॉर्म ऑफ द पीडीएस दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। सेटिंग अप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर हो जाएगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इंक्लाइड्स मेंटेनिंग बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डैश वाज एस्टेब्लिश्ड एन एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। किसको एस्टेब्लिश किया गया था? एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बेटा। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो इसके बारे में हमने वीडियो के अंदर स्टडी किया था, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको ना एलिमिनेट करना सिखाता हूँ कि ऑप्शंस को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ क्या आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर पाएंगे अगर आप वाटर रिसोर्स को उपलब्ध करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो ऑप्शन है इसका नहीं हो सकता। क्या डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोई लेना देना है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर करने से? बिल्कुल नहीं है। या तो आपका अब यहाँ पे ना अगर आप कहीं पे भी गैस भी करते हो तब भी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कभी नहीं हो सकता। तो सी और डी में देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो जिसने पढ़ा होगा वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि आंसर विल बी द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आएगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा बेटा वो अपना सी और डी में से लगाएगा, क्योंकि अगर साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होगी तो वहाँ पे R&D को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, दैट इज रिसर्च एंड डेटा को। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेटा की बात नहीं हो रही थी, तो किसकी स्थापना हुई थी बेटा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी इन एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या? ग्रामीण बैंक्स हैं, क्रॉप इंश्योरेंस हैं, केसीसी हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जब मैंने आपकी लास्ट क्लास ली थी तो उसमें मैंने सारे आपको बताए थे बेटा कि जब भी हमारे टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे तो उसमें सबकी स्थापना की गई थी। उसके अंदर हमारे ग्रामीण बैंक्स भी आए थे, क्रॉप इंश्योरेंस भी आया था, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भी आए थे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आई थी। तो इन सब की ये हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंडर आते हैं, जब हमारी क्या की गई थी? इनकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव होगा। एक बार देख लीजिए, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले का क्या था? नेशनल फूड सिक्योरिटी के कंसिस्ट क्या करता है बेटा? इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इंक्लाइड्स मेंटेनिंग बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा बफर स्टॉक और एक क्या आएगा? हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न मशीन पावर का कोई लेना देना नहीं है। कंसोलिडेटिंग लैंड होल्डिंग हमारा रिफॉर्म में आया था, लेकिन वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर नहीं आता। और अगले का जो आंसर है, सेटिंग अप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो था, ये हमारा आया था, एक एफर्ट था टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी भी यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी फ्रॉम ऑफ द क्वेश्चन 70। एंड टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस जब किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर में, तो ग्रामीण बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस एंड किसान क्रेडिट कार्ड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सबको क्या किया गया था बेटा? ऑल ऑफ द अबव आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जिनको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डैश वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। देखिए, क्या वाटर रिसोर्स रिफॉर्म था हमारा? क्या सिर्फ पानी के ऊपर हम ध्यान देना चाहते थे? क्या सोयल रिसोर्स डेवलपमेंट था हमारा? सिर्फ सोयल के ऊपर ध्यान देना चाहते थे? क्या हमारा कल्चर से संबंधित था या हमारा लैंड रिफॉर्म से संबंधित था? तो सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में हमारा मेन कंसर्न क्या था? दैट इज लैंड रिफॉर्म इज अवर मेन कंसर्न था बेटा। तो हमारा फर्स्ट ईयर में क्या था? लैंड रिफॉर्म वाज द मेन कंसर्न जो था बेटा, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन कंसर्न था। मेन कंसर्न क्या था हमारा? लैंड रिफॉर्म था, जो कि हमारा मेन कंसर्न था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट डैश चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ। हिंडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंडर्ड? हिंडर्ड का मीनिंग होता है बेटा रोकना। तो हिंडर्ड हमारा होता है रोकना। सस्टेन यूजेस ऑफ
लैंड विदाउट डैश चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर हम यूज करते हैं सस्टेन लैंड का किसके बिना, जिससे हमारी जो पेस होती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वो रुक जाती है। तो क्या वो कंपेटिबल ट्रेडिशनल है? कोई मतलब नहीं। क्या कल्चर है? नहीं। क्या कंपेटिबल फिजिकल है? नहीं। क्या कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल है? यस। क्या टेक्नोलॉजी के बिना अगर हम यूज को सस्टेन रूप से यूज करते हैं और उसके बिना हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हो जाती है, रुक जाती है, दैट इज नोन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम सस्टेन यूज हो रहा है लैंड का लेकिन उसमें क्या नहीं हो रही बेटा, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही। तो दैट्स व्हाई सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड विदाउट द कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट क्या है हमारा, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस था किसका, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का। और कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल क्या था बेटा, चेंजेस था जिसने क्या किया था, जो हमारे पेस को हिंडर करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। एक बार फटाफट 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इनके आंसर आए बेटा। देखिए, प्लांटेशन एक ऐसी फार्मिंग होती है सिंगल क्रॉप की जिसको क्या किया जाता है, लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग की क्या होती है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे हाई डोजेज ऑफ किसके होते हैं, मॉडर्न इनपुट्स के होते हैं। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस से क्या होती है, लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल होती है। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होती है ऑन लैंड में। और नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, झूमिंग बोला जाता है। और आगे जो हमारी पल्सेस होती है किसका सोर्स होती है, वेजिटेरियन का, प्रोटीन का सोर्स होती है। फूड और फोडर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेज का इस्तेमाल किया जाता है। बाजरा कहाँ पे ग्रो करता है बेटा, सैंडी सोइल और सैलो ब्लैक सोइल में। ज्वार बाजरा और रागी कैसी क्रॉप है बेटा, हमारी मिलेट क्रॉप्स है। ये हमारी कैसी क्रॉप्स है बेटा, मिलेट क्रॉप्स है। और व्हीट इज ग्रोन इन, कहाँ पे किया जाता है व्हीट का ग्रोन बेटा, प्लेन जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और ब्लैक सोइल है, गंगा सतलुज में किया जाता है। हमारी जो जूट है वो क्या कर रहा है, हमारी मार्केट क्या हो रही है, हमारी लूज हो रही है बेटा। और जूट को ही क्या बोला जाता है, हमारी गोल्डन फाइबर बोला जाता है। और रेयरिंग करना सिल्क वॉर्म, किसको क्या बोला जाता है बेटा, सेरीकल्चर बोला जाता है। और हमारी रबड़ एक ऐसी क्यूटेरियल क्रॉप है जो स्पेशल कंडीशन में कहाँ ग्रो करती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। और अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी को क्या करते हैं बेटा, जो यमन से लाई गई हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा, नेशनल फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट्स है, वन इज बफर स्टॉक, अनदर इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और डैश वाज एस्टेब्लिश एक एफर्ट था मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को करने में, दैट इज क्या था बेटा, हमारा हमारा क्या था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और 18 टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में बेटा हमने किस किस का, ग्रामीण बैंक्स का, क्रॉप इंश्योरेंस का, किसान क्रेडिट कार्ड का और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या किया था बेटा, हमने उनका निर्माण किया था। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। और 19 क्या था हमारा, फर्स्ट ईयर 5 ईयर जो प्लान था उसका मेन फोकस क्या था, हमारे लैंड रिफॉर्म थे और sustain use of sustain use sustain use of land without compatible hindered the pace of agriculture development। में क्या होता है बेटा हमारा, जब हम टेक्नो इंस्टीट्यूशनल के चेंजेस का यूज नहीं करते तो क्या करता है बेटा, हिंडर्ड करता है किसकी पेस को बेटा, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की पेस को। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेटा एमसीक्यू के, जो हमने चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में हम करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो होगी जो बेटा, उसमें हम आपके सामने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। और जैसे ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद हम इसके पीवाई के भी लेके आने वाले हैं, जिसके साथ हमारे चैप्टर की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे और नाइट। थैंक यू वेरी